2013 में आई केदारनाथ आपदा को 5 साल पूरे हो चुके हैं। हम ये देखेंगे कि केदारनाथ का चेहरा पिछले 5 साल में कितना बदला है और यहाँ के आम लोगों की क्या दिक्कतें हैं, उनका क्या कहना है। पहली बार आए हैं केदारनाथ? केदारनाथ पहली बार आए हैं। 2013 में यहाँ पर एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, उसको देखते हुए कोई आपको डर था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो बहुत अच्छा लगा जाने में। हमको आवश्यकता है रोड की, पानी की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की। किसी तरह का डर नहीं है, लोग की भक्ति में कोई कमी नहीं। नया रास्ता, घाट, हेल्थ कैंप और केदारपुरी की सुरक्षा के ये उपाय। केदारनाथ पिछले 5 सालों में काफी कुछ बदल गया है। केदारनाथ में एक साफ बदलाव जो दिखाई देता है वो है केदारनाथ मंदिर की ओर जाने वाले इस रास्ते में। आपदा से पहले जहां यहां ढेर सारी दुकानें हुआ करती थी और मंदिर का साफ व्यू जो है, दृश्य नहीं दिखाई देता था, अब काफी दूर से ही मंदिर का एक स्पष्ट दृश्य दिखाई देता है और जाने वाले रास्ते को पक्का कर दिया गया है। इस साल अब तक करीब 6 लाख लोग केदारनाथ मंदिर की यात्रा कर चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। ज्यादा लोग आने का कारण एक और भी है, क्या पुरुषोत्तम मास पड़ा हुआ है, तो पुरुषोत्तम मास की 12 महीनों में मान्यता अधिक होती है, तो इसीलिए अधिकांश लोग और भी आएंगे। 5 साल पहले केदारनाथ में जो तबाही हुई उसमें हजारों लोग मरे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 5000 लोगों की जानें गई, लेकिन असली संख्या इससे कहीं ज्यादा है। इन पहाड़ियों पर अब भी वो निशान मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि उस आपदा में कई लोग मारे गए। केदार घाटी जैसे पूरी तरह तबाह हो गई थी। लेकिन केदारनाथ को फिर से बसाने का काम कुछ ही महीनों में शुरू कर दिया गया। 2013 की तबाही के बाद किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि केदारनाथ यात्रा 1 साल के भीतर ही शुरू हो जाएगी, लेकिन मामला धार्मिक भावनाओं के साथ साथ राजनीतिक महत्व का भी था। इसीलिए उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने केदार घाटी के पुनर्निर्माण के लिए पूरा जोर लगा दिया और 1 साल बाद 2014 में केदारनाथ यात्रा शुरू भी हो गई। केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए सरकार अब तक 700 करोड़ रुपया मंजूर कर चुकी है। इसके विकास की, पुनर्निर्माण की योजना खाका तैयार किया। आपदा के बाद सोनप्रयाग और केदारनाथ के बीच ये नया रास्ता बनाया गया है। पैदल मार्ग की दूरी थोड़ा बढ़ गई है। ये जगह जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही है, यहाँ कभी बहुत ही चहल पहल वाला एक पड़ाव हुआ करता था केदारनाथ मार्ग में, जिसे रामबाड़ा कहा जाता था। 2013 की आपदा में रामबाड़ा पूरा का पूरा खत्म हो गया और उसका नामो निशान भी नहीं बचा है। रामबाड़ा तो खत्म हो गया, लेकिन अब उसके दोनों ओर लेंचौली और भीमबली समेत कई यात्री शिविर बना दिए गए हैं। हम लोगों ने कनेक्टिविटी पे काम किया है। आपने देखा होगा कि आज लगभग वहाँ पर सभी टेलीफोन सर्विसेज शुरू हो गई हैं। हालांकि केदारनाथ यात्रा मार्ग में अभी काफी जगह दिक्कतें हैं। कई जगह रास्ता खराब होने से और व्यवस्था की कमी से लोगों को परेशानी हो रही है। ये मंदिर प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। घोड़े खच्चरों की मदद से या फिर पैदल जाने के अलावा एक और जरिया है, आसमानी रास्ते से भगवान के द्वार तक पहुंचने का। आज 1 दर्जन से अधिक हेलीकॉप्टर कंपनियां केदार घाटी में काम कर रही हैं। यात्री इसे बड़ी सहूलियत बताते हैं, लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि सुविधा के नाम पर एविएशन कंपनियों ने लूट मचाई हुई है। दलाल लेते हैं एक्स्ट्रा रेट टिकट के नाम के, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपए लेकर के लूट लेते हैं लोगों को, और यहाँ पे आकर के फिर वो कैंसिल करा देते हैं। टेक्निकल रीज़न कुछ भी कह करके टिकट कैंसिल करा दी, और उसके बाद में अब जब आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे, पैदल सही घोड़े से सही। बाकी कंपनियों ने धंधा बना रखा है लोगों को लूटने का, लूट खसोट ज़्यादा हो गया है। दर्शन के कह रहे हैं वीआईपी दर्शन करने हैं 2500 रुपये एक आदमी के लगेंगे, और वीआईपी दर्शन कंपलसरी है आपका, नहीं तो टिकट आपकी कैंसिल। वैसे केदारनाथ में पुनर्निर्माण करते हुए सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी है।
प्रॉपर केदारपुरी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो केदारपुरी में जितना भी रिकंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट बेस पर हो रहा है कि जितना आपदा से पहले वहाँ पर था, जो चीज़ टूट गई थी, जो चीज़ वहाँ पर नेसेसिटी है वास्तव में यात्रा चलाने के लिए, यात्रियों के लिए, या फिर जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं, उनकी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट के आधार पर वहाँ पर काम किया जा रहा है। डॉक्टर नवीन जोयाल और डॉक्टर खड़क सिंह वल्दिया जैसे भूगर्भ शास्त्रियों ने पर्यावरण के लिहाज से इस बेहद संवेदनशील इलाके में भारी भरकम निर्माण न करने की चेतावनी दी है। असल में क्या है कि ऊपर जो पुराने ग्लेशियर की हिमोड़ अवसाद है, इनको कहते हैं हिमोड़ अवसाद, ये हिमनदों के पुराने लाए हुए अवसाद हैं जो कि आपको 50, 60, 70 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर तक नीचे है। तो आप उसके बाद नीचे स्थायी रॉक होगी, वहाँ तक तो आप जा नहीं सकते। तो कोई भी स्ट्रक्चर आप हिमोड़ अवसादों के ऊपर बना रहे हैं, चाहे जितना भी गहरे जा रहे हैं। और इन हिमोड़ अवसादों की प्रकृति मैंने बता दिया कि उनमें लगातार मूवमेंट नीचे को मूवमेंट होता रहता है। तो इतने बड़े स्ट्रक्चर्स तो बिल्कुल अलाउ नहीं किए जाने चाहिए था मेरी दृष्टि में। जो बेस बना रखा हमने ये 4 मीटर नीचे गहरा है और जो 1.5 मीटर हाइट है और 6.5 मीटर चौड़ा इसकी सीसी पड़ी है। फिर उसके ऊपर एक और फाउंडेशन पड़ी है, वह 5.5 मीटर चौड़ी और 1 मीटर हाइट है उसकी। फिर उसके ऊपर आरआर चल रही है हमारी। लेकिन इसके बावजूद केदारनाथ में यात्रियों की जरूरत और सुविधाओं के अलावा केदारपुरी की सुरक्षा के नाम पर काफी भारी भरकम निर्माण चल रहा है। 2013 में जो आपदा आई थी उसमें एक बड़ा रोल चौराबाड़ी लेक का था, जो यहाँ से ठीक ऊपर करीब 6 किलोमीटर ऊपर स्थित है। उसके फटने से एक बहुत बड़ा सैलाब आया, जिसकी वजह से यहाँ पर बाढ़ आई थी। अब ऐसे किसी सैलाब को रोकने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करके एक दीवार यहाँ पर खड़ी कर दी गई है, और ये बहुत बड़ी दीवार है। यहाँ से पूरे मंदिर की परिक्रमा एक तरह से करती है, पूरी परिक्रमा नहीं लेकिन पूरे मंदिर को के आधे से ज्यादा अर्धवृत्ताकार घेरे में इसे घेरे हुए है। लेकिन क्या ऐसी दीवार की जरूरत वास्तव में है, और क्या चौराबाड़ी लेक से अभी हमें खतरा है? एनडीटीवी इंडिया ने केदारपुरी से 6 किलोमीटर ऊपर चौराबाड़ी लेक पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। 2013 में झील के टूट जाने के बाद अब इसमें पानी भरने का कोई खतरा नहीं है। देहरादून के प्रतिष्ठित वाडिया संस्थान में ग्लेशियरों के जानकार डॉक्टर डीपी डोभाल कहते हैं कि आने वाले कई 100 साल तक चौराबाड़ी से कोई बाढ़ नहीं आ सकती। मैं समझता हूँ लोगों ने नहीं डरना चाहिए कि अपनी दोबारा बनेगी कैसे। अब कई सालों तक नहीं बनता है। इसमें अब सिचुएशन ऐसा है, सब इसमें प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है। इट डिपेंड ऑन द स्नो मेल्ट एंड रेन। तो अब वो पानी इतना होता नहीं है कि 6 महीने में इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा जो इसको लीक बना दिए। ये पूरा इसका खुल गया ना, मुंह खुल गया है। तो जो पानी आएगा आप देख सकते हैं कि कितना पानी आएगा, इसको रुका नहीं सकता। इसको इतना खुला हुआ करीब 20 मीटर नीचे आप 20 मीटर के। केदारनाथ की यात्रा अहम तीर्थ है। पर्यटन और रोजगार के साथ ये धार्मिक महत्व का मेला है। लेकिन सरकार को यह ख्याल रखना होगा कि केदार घाटी में निर्माण शहरी तर्ज पर नहीं हो सकता, और ऐसी गलतियां फिर 2013 जैसी किसी बड़ी आपदा को आमंत्रित कर सकती हैं। केदार घाटी के पुनर्निर्माण के अलावा सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना है चार धाम यात्रा मार्ग प्रोजेक्ट, जिसे ऑल वेदर रोड के नाम से भी प्रचारित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ने के अलावा टनकपुर और पिथौरागढ़ के बीच भी हाईवे बनना है। कुल तकरीबन 900 किलोमीटर लंबी सड़क को 2 लेन बनाने की योजना का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में किया। योजना के मुताबिक ऑल वेदर रोड 10 से 12 मीटर चौड़ी होगी और इसमें 25 पुलों के अलावा बाईपास और सुरंगों को विकसित किया जाएगा। 900 किलोमीटर लंबा ये चार धाम यात्रा मार्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में है। लेकिन यह भी सच है कि पर्यावरण नियमों की अनदेखी के आरोपों को देखते हुए शुरुआत से ही ये पूरा प्रोजेक्ट विवादों के घेरे में है।
सबसे बड़ा सवाल यात्रा मार्ग के लिए कट रहे पेड़ों की संख्या को लेकर है। इस यात्रा मार्ग के निर्माण के लिए करीब 50,000 पेड़ काटे जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इस पर एक याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। एनजीटी ने अभी अपना फैसला सुरक्षित रखा है। एक दूसरा बड़ा सवाल पर्यावरण और वन संबंधी अनुमति न लेने को लेकर है। कितने दिनों से चल रहा है काम? 6 महीने से काम चल रहा है। और ये काम आप लोगों ने ये पेड़ कितने दिन में काटे हैं? ये 5 दिन में काटे हैं पेड़ सारे। कितने होंगे लगभग? ये 50 पेड़ होंगे। 50 पेड़। जैसा आप देख सकते हैं कि ये पेड़ों का जो है अंधाधुंध कटाई का काम चल रहा है और इन लोगों का कहना है कि ये काम पिछले करीब 6 महीने से लगातार चल रहा है और 6 महीने से लगातार चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तेज भी हुआ है। इस तरह के पेड़ है जो लग नहीं सकते, जैसे काफल है, काफल की कोई आप नर्सरी नहीं लगा सकते। जैसे ओक है, बांज है, उस पेड़ को बढ़ने में बड़ा लंबा समय लगता है और उसके लिए कहीं से जो है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और कहीं से जो है कोई अनुमति नहीं ली है। मेरे ख्याल से शायद लॉ जो कहता है उसके हिसाब से यह है कि अगर आप ये क्लेम करें कि हम पेड़ जितने पेड़ काटें उसका दूना लगा देंगे तो हिंदुस्तान के अधिकतर पेड़ काटे जा सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉ है। वो ब्लड मनी जैसा हो गई है। हाँ, तो इसलिए वो जो एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से शायद गलत ना हो। मुझे लगता है जो लॉ के हिसाब से मुश्किल प्रूव करना होगा कि गलत है, क्योंकि आपने बना रखा है कि इतने पेड़ काटेंगे जितने पेड़ और दूने पेड़ लगा देंगे, इसका इंतजाम किया गया है और ये वेबसाइट पर भी है, ओपन भी है। पर माय पॉइंट वाज दैट कि इतनी चौड़ी रोड क्यों चाहिए जो आप इतनी पतली रोड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, या आप व्हाई नॉट क्वालिटी जो रोड थी थोड़ा ही चौड़ा होता है, जहाँ कहीं ज़रूरत थी और चौड़ा कर देते, पर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी करते कि वो चलती रहती। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने अदालत में कहा है कि उसे इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट का कोई भी हिस्सा 100 किलोमीटर से अधिक लंबा नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नियमों की बंदिश से बचने के लिए जानबूझकर प्रोजेक्ट को कई हिस्सों में तोड़ा गया है। जब आप 900 किलोमीटर के एरिया को डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं लेना पड़े, तो आपकी नीयत जाहिर हो जाती है। जब आप पूरे जंगल के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी पड़ती है उसको आप छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, आपकी और मेरी आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। उधर सरकार का कहना है कि उसे नाजुक पर्यावरण का ख्याल है और उम्दा तकनीक के जरिए ही ये सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। हालांकि जमीन पर ऐसा एहतियात नहीं दिखाई देता। मिसाल के तौर पर पहाड़ कटने से निकलने वाले मलबे को लेकर नियमों का पालन नहीं हो रहा। अदालत में सरकार के वकीलों ने कहा है कि मलबे को नदी में नहीं फेंका जा रहा, बल्कि उसके लिए ऐसे डंपिंग जोन बनाए गए हैं। लेकिन क्या नियमों का पालन हो रहा है? श्रीनगर के पास हम देख रहे हैं कि इस डंपिंग जोन के साथ कोई रिटेनिंग वॉल नहीं है, जो नियमों के हिसाब से जरूरी है। और जब भी बरसात होती है तो ये मलबा सीधे नदी में जाता है, जो आपदा का कारण बनता है। हमें याद रखना चाहिए कि 2013 की त्रासदी में नदियों में अत्यधिक गाद आने की वजह से बहुत बड़ी विनाशलीला हुई थी, जिस बात को सरकार की बनाई अपनी कमेटियों ने भी माना था। जो एलोकेटेड डंपिंग जोन है उसके अलावा अगर ठेकेदार किसी भी जगह पर डंप करता है आज की डेट में, तो उस पर हम लोग तत्काल एक्शन ले रहे हैं, उसमें फाइन भी कर रहे हैं। अगर हम चारधाम यात्रा मार्ग में पेड़ों का सवाल उठा रहे हैं, क्या कोई वैकल्पिक तरीका हो सकता है कि क्षति ना हो या कम हो और उसके बावजूद सड़क का आवागमन जो है सुगम किया जा सके? इसमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखा जाए कि इस सड़क पे स्ट्रेस कितने दिन होता है साल में। अब बहुत ज़्यादा आप खींचोगे तो शायद 45-50 दिन साल में इन पे स्ट्रेस होता है। तो क्या हम 45-50 दिन के लिए सारे अपने पर्यावरण का सत्यानाश कर दें? ये सच है कि चारधाम यात्रा मार्ग में कुछ हिस्सों को दुरुस्त किए जाने की जरूरत है, लेकिन क्या उसके लिए बेहतर विकल्प नहीं हो सकते? बहुत कोई कारण है, आपको चौड़ा करना ही है। तो दिल्ली में आप क्या करते हो, जब सड़क चौड़ी करनी ही है लेकिन दोनों तरफ एमपी के बंगले हैं, तब क्या करोगे? तब आप फ्लाईओवर बनाओगे। तो स्टिल्ट्स के ऊपर सड़कें यहाँ भी बन सकती हैं। ये पूरे इलाके में कई जगह पर नदी के दोनों पार सड़क है या सड़क का हिस्सा है, तो ठीक है, आप ऊपर का
ट्रैफिक एक सड़क पर ले जाइए, नीचे का ट्रैफिक दूसरी सड़क पर ले आइए, उस सड़क को चौड़ी करने का क्या मतलब है? तो इस तरह अगर विवेक से ये काम किया जाता तो मुझे लगता है कि जो नुकसान होने वाला है वो काफ़ी कम होगा। साफ है कि केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो या चार धाम यात्रा मार्ग प्रोजेक्ट, सरकार अभी भले ही विकास और रणनीतिक जरूरत की दुहाई दे रही हो, लेकिन पर्यावरण नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा विकास विनाश को ही आमंत्रित करेगा।